लोकतंत्र है जीवित है। आप अनेक देशों में देख लीजिए लोकतंत्र की हालत अच्छी नहीं है। खास करके दक्षिण एशिया के देशों को देखिए, चर्चा इन्होंने की। पाकिस्तान में क्या है? कभी लोकतंत्र, पाकिस्तान ने कभी लोकतंत्र नहीं देखा है। बगल में श्रीलंका को देख लीजिए, लोकतंत्र वहां है, लेकिन पिछले 2 साल पहले वहां पर छात्रों का आंदोलन हुआ अनेक कारणों से, और लोकतंत्र वहां पटरी से नीचे गिर गए थे। म्यांमार में क्या हालत है? सैनिक शासन। नेपाल में आपको देख लीजिए तो 2008 में वहां पर लोकशाही की स्थापना हुई और अभी तक 14 सरकारें वहां बन चुकी है। तो नेपाल राजनीतिक अस्थायी के दौर से गुजर, अभी हाल ही में नई सरकार बनी है वहां। बांग्लादेश एक आशा की किरण थी, लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा कि छात्रों ने आंदोलन किया। कोई भी आंदोलन होता है तो कोई सीधा कारण वही नहीं रहता है, उसके पीछे अनेक सारी ताकतें काम की, और वहां पर आप लोकतंत्र होता है, पाकिस्तानी शासन होता है कि ऑटोक्रेटिक रूल होता है, ये देखने की बात है। अभी उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करता। ये पूरे दक्षिण एशिया, भारत, इंडिया एक ओनली रे ऑफ होप, उम्मीद की यही जन भारत है। यह एक लाइट हाउस रूप में काम कर रहा है। और जब कभी भी इन देशों में नीति चर्चा मैंने की, अगर ये देश में कभी लोकतंत्र होगा तो यह भारत के लाइट हाउस से ही चमत्कृत होगा। मित्रों, आजादी के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। वयस्क मताधिकार के आधार पर सभी वर्गों को, सभी एथनिक ग्रुप्स को मौलिक अधिकार प्रदान कर अपने मन की सरकार को चुनने का अधिकार है। यह शायद भारत पहला देश था जिसने महिलाओं के अधिकार को स्वीकार किया। मत देने के अधिकार ने पश्चिमी देशों में पेश कीजिएगा, महिला को या समाज के सभी वर्गों को एक ही साथ अधिकार नहीं मिला। भारत ही पहला देश है। यह भारत का मानवीय मूल्यों में आस्था का सबसे बड़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, भारत के संविधान निर्माताओं ने यह माना कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। और यह अपने आप में हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे संविधान को पढ़िए, आप को पढ़िए, उसके नीति नियम सिद्धांतों पर गौर करें। मूल अधिकारों कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। भारत जैसे मुल्क में जब आजाद हुआ था 1947 में, उसके बारे में पढ़ने की क्या स्थिति थी, और फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने मानवीय मूल्य में, ह्यूमन वैल्यू में विश्वास करते हुए लोकतंत्र की स्थापना की। भारत में लोकतंत्र तब अधिक सख्त हुआ है जब आंदोलन। कभी भी गांधी और जयप्रकाश नारायण ने हमें सिखा दिया है कि कैसे लोकतंत्र को बचाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। 1975 में संकटकालीन अधिकार इमरजेंसी की घोषणा की गई। हमारे अधिकारों को अतिक्रमित किया गया, न्यायालय को दबाया गया, लेकिन फिर भी देखिए कितने दिनों तक वो रहा। हमने फिर आंदोलन किया और लोकतंत्र की स्थापना की। तो यह लोकतंत्र भारत के साइकी ऑफ द ह्यूमन, साइकी ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया, हमारे मनों
सकता है तो लोकतंत्र को यहाँ से समाप्त नहीं कर सकता। हमने अभी तक 18 चुनाव लड़े हैं, 18 चुनाव हो गए हैं और हमको कुछ डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, शासन में अस्थायित्व बहुत बड़ा अनुभव हमने प्राप्त किया है और यह इस बात को दर्शाता है कि लोकतंत्र, भारत में जब लोकतंत्र की स्थापना की टर्की और यूके जैसे बहुत करोड़ डाटा था, प्रोफेसी किया था कि भारत में लोकतंत्र साबित होगा और भारत टुकड़े टुकड़े में कट जाएगा। इन सारे विशेषज्ञों की, विश्लेषकों की, पक्षी विचारकों की यह भविष्यवाणी गलत साबित हो गया है कि भारत में टुकड़े में कटेगा और भारत में लोकतंत्र की स्थापना नहीं। देखिए, मैं हमारे संजोगी महोदय ने चैलेंज की तुलना की है, ठीक है, बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं अपनी बात इस पर आधारित कर रहा हूं कि भारत का लोकतंत्र भारत के लोगों की जनसंख्याओं को पूरा करने की योजना आवश्यक है। वैसे है, मैं दिखाता हूं, मैं अपनी बात को बहुत में आपसे सामने रखूं। 18वीं लोकसभा में अभी हाल ही में हुए, हम सबको याद है कि 62.2% मतदान हुआ और यह मतदान खास करके पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का सबसे आदर्श होता है पार्टिसिपेटरी, सहभागी लोकतंत्र। तो यह 62.2% सहभागी लोकतंत्र की दिशा में भारत के अग्रसर होने का उदाहरण है और खास करके महिला की भागीदारी यह अद्भुत, ऐसा किसी भी लोकतंत्र में नहीं देखा गया। हाल में आपने देखा फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, इससे कम प्रतिशत है। फ्रांस एडवांस माना जाता है और फ्रांस लोकतंत्र का बहुत बड़ा, इंग्लैंड के बाद अगर लोकतंत्र का नाम ले तो फ्रांस का ही नाम आता है, फिर भी हमारा फ्रांस के नेशनल असेंबली के चुनाव से अधिक है। यह इस बात को दर्शाता है कि लोकतंत्र हमारे यहाँ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी तो लोगों को उसकी विश्वास है। मतदान का प्रतिशत और लोगों के मतदाताओं की भागीदारी रोबस्ट डेमोक्रेसी का इंडिकेटर है। मतदाताओं की उपस्थिति, मतदान की संख्या किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए यह बहुत बड़ा सूचक होता है और भारत इस क्षेत्र में अनेक विरोधियों से आते हैं। यह 18वीं लोकसभा का चुनाव आदर्श लोकतंत्र के सच्चे स्वरूप को प्रस्तुत किया है। यह 18वीं लोकसभा हमारे भारत में हुआ है, यह आदर्श लोकतंत्र के सच्चे स्वरूप को प्रस्तुत करता है। क्या मिलता? मजबूत विपक्ष, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी विथ स्टेबल गवर्नमेंट। विपक्ष मजबूत विपक्ष के रूप में उभरा है, मजबूत विपक्ष आया है 10 साल बाद और सरकार भी अस्थायी आई है। एनडीए और इंडिया वालों का चुनाव हुआ, एनडीए को 243 मिला, 293 था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की अकेली संख्या है 240 और इंडिया को 234 मिला, जिसमें कांग्रेस को 99। तो यह संख्या, यह जो संख्या है एनडीए की और इंडिया ब्लॉक की, यह भारत के विभिन्न विचारों का प्रतिबिंब करता है। आप सभी जानते हैं कि भारत क्यों कहते हैं इसको डाइवर्सिटी क्या है? हमारी डाइवर्सिटी है, संस्कृति है, हम अनेक एथनिक ग्रुप के, अनेक जाति के हैं, अनेक समुदाय के हैं, हमारी भाषा अलग है, हमारा संस्कृति अलग है, हमारा खान पान ढांचा अलग। जहाँ लोग केरला में चले जाएं तो
खाना ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे, कभी तो अपने खाना नहीं। फिर भी हम भारतीय हैं, यह भावना वहां भी है और यह भावना है, यह तो निकल रहा है, यह हमारे आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया? हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोग अध्यक्षीय मोटा मोटी अध्यक्षीय और संसदीय लोकतंत्र के बारे में चर्चा होती है। अमेरिका में अध्यक्षीय लोकतंत्र है, भारत में हमने अमेरिका के इसलिए हमने इस मॉडल को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाया। क्यों अपनाया? कारण है यह हमारे संस्कृति को सूट करता है, यह हमारी पार्टिकुलर्स को सूट करता है, हमारी जो विशेषताएं हैं, हमारी जो विशेषताएं, भारत की जो विशेषताएं हैं, उसको यह सूट किया। काफी डिबेट्स के बाद, काफी बहस के बाद हमने संसदीय लोकतंत्र की स्थापना। क्यों मतलब अब तो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो हमारे यहाँ गरीबी थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन था, इलिटरेसी थी, मल्टीपल एथनिक और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे, नहीं होना चाहिए था, पता नहीं। फिर भी हमने अपनाया इसलिए कि ऐसा शासन हो कि जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित हो, या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। आसाम के लोकसभा का सदस्य आते हैं और बिहार के पिछड़े इलाके से निकलते हैं और सबको मिलकर के शासन चलाते हैं, अर्थात इनडायरेक्ट रूप में जनता की ही सरकार होती है और जनता की सरकार है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र हमारे, हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी बात होती है। जनता हमेशा वाच करती रहती है। आप इसके 15 साल का चुनाव देख लें, 9 में इससे पहले 14 में चुनाव हुआ था और अभी हुआ है। देखिए ये संख्या बताता है कि जनता वाच कर रही है, बिल्कुल देख रही है कि कौन क्या कर रहा है और अपनी इच्छा को जनता पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसलिए भी अपनाया गया कि यह लोग हमारे जो स्पेशलिटीज हैं उसको दूर करने में, क्षेत्रता की हो या और भी हुआ हो, हमारा लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र या इन पार्टिकुलर हमारा संसद सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में vehicle of social change, as a vehicle of social revolution, या लोकतंत्र के समाज के घर बाहर हमने सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में अनेक ऐसे विधेयक पारित किए हैं जो हमारे सामाजिक क्षमता को दूर करने तक हमने छुआत को बाधित किया, शोषण के विरोध किया, हमने जमींदारी को किया, कि सामाजिक समरसता या सामाजिक समानता स्थापित करने की शामिल हो रहा है। अनेक लोग, अनेक पक्षी विद्वानों ने राजनीति जाल के कुछ छात्र जानते होंगे कि उन्होंने हमारे नीति तथा सिद्धांत को मूल अधिकारों को एक साथ मिलाकर पढ़े तो सही में सामाजिक परिवर्तन का झलक। आर्थिक क्षेत्र में हम पांचवी शक्ति और दिशा बनने जा रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र में अनेक बाधाओं चर्चा की, उपलब्धियों की या घटनाओं के होते हुए भी हम अभी पांचवी शक्ति हैं आर्थिक क्षेत्र में। किसी बनने जा रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हमने और अधिक प्रगति। भारत आंतरिक शक्ति बनी। जो लोग पहले ड्रॉप दिखाते थे कि हम आंतरिक अधिकार का प्रयोग करेंगे, भारत ने 1972 में और फिर 1998 आंतरिक परीक्षण करने और अभी हमने स्पेस में भी अपने उपग्रह भेज रहे हैं और अनेक तरह के वैज्ञानिक को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ साथ हम सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।
संसद की संप्रभुता को कायम रखते हुए हमने स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। भारत का सुप्रीम कोर्ट दुनिया के किसी भी सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्तिशाली है। कहने वाले कहते हैं, अरे बहुत लोग कुछ लोग मिल गए हैं तो न्यायपालिका पर संसद पास, लेकिन कल जब परसों जब दिल्ली के मंत्री सोनिया साहब को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो लोग कहते थे कि न्यायपालिका वही अब तालीमदार है। अब सब न्यायपालिका कहने लगा कि there should be a section and there should be तो आप देखिए सभी लोग कितनी तारीफ करते हैं। न्यायपालिका कभी किसी से प्रभावित नहीं। यह भारत के संविधान का गार्डियन है, गार्डियन तो अभिभावक है। यह संविधान का निर्वचन करने का अंतिम अस्त्र है और एक करता है। अगर न्यायपालिका नहीं होती तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती जो लोकतंत्र के खिलाफ। यह हमारे मूल अधिकारों को संरक्षित करता है, संवर्धित करता है। और इस रूप में हम संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की समानता के बीच एक समन्वय स्थापित करके हमारा शासन आगे बढ़ता। इसके अलावा हमने और स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थाओं का निर्माण किया है। आजकल मैं खास करके कुछ लोगों का नाम ले रहा हूँ। आजकल निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन पर एक्सेप्शन पास किया जाता है, लेकिन आप याद कीजिए, आप तक बहुत से लोग हमारे लड़के हैं, आपने लाठी चार्ज देखा होगा, बूथ कैप्चर हुए देखा होगा, एक ही आदमी को सारे वोट गिराते हुए देखा होगा। आपने इस चुनाव में देखा है? नहीं। इलेक्शन कमीशन शुद्ध निर्वाचन करा के सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में आगे। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि उपलब्धियों की दिशा में कि हमने लोकतंत्र का एक सारभूत सिद्धांत होता है शक्ति का विकेंद्रीकरण। सत्ता एक ही जगह केंद्रित हो तो वो एकात्मक शासन हो जाएगा, क्योंकि हमारा संघात्मक शासन है, इसलिए हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है। 73 अमेंडमेंट एंड 74 अमेंडमेंट इस दिशा में सराहनीय है। हमने महिलाओं को बिहार में 50% आरक्षण है, भारतीय संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का भी प्रावधान पास कर दिया और आज में कल और आरक्षण होगा। तो सत्ता का केंद्रीकरण के द्वारा हम लोगों की हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। We are enhancing the participation of people in democracy. फिर भी all that do not go. Survival of democracy इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना challenging democracy is more important than the survival of democracy. इसके सामने चैलेंज हैं और इस चैलेंज को डेमोक्रेसी में नहीं है। डेमोक्रेसी का कोई भी डिबेट डेमोक्रेसी का नहीं है, ये हमारा हमने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक सेटअप अपना लिया, नॉर्म्स को अपनाया नहीं, उसके स्क्रिप्ट को अपनाना नहीं रहे हैं। कोई कमियां रहेगी और धीरे-धीरे तो कुछ चैलेंजेस के बारे में आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य के संबंधित क्षेत्रों में अभी हमारे यहाँ बहुत विसंगति है। जितने भी हमने सामाजिक कानून, वैधानिक कानून बनाए हैं, आप समाज में परिवर्तन खुद गौर कर सकते हैं कि अगर गांव में रहते हैं तो पहले की चीजें और आज की चीजें में कितना फर्क है, आप खुद अनुभव कर सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट अभी भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में जो व्याप्त समुदाय हैं उनको दूर करना चाहिए
तभी हम अपने डेमोक्रेसी को एक्सपेंसिव और इंक्लूसिव बना सकते हैं। तो तभी हम डेमोक्रेसी को और भारतीय लोकतंत्र को विस्तारित कर सकते हैं। एक्सपेंसिव मतलब विस्तारित कर सकते हैं। अधिक लोकतंत्र की सफलता का एक सफलता का शर्त, एक सफलता की शर्त यह है अधिक लोकतंत्र। जितना अधिक लोकतंत्र रहेगा उतनी अधिक हमारा लोकतंत्र सफल होगा। तो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में विषमताओं को दूर करना चाहिए। दूर कर हम अपने लोकतंत्र को अधिक एक्सपेंसिव और इंक्लूसिव, समावेशी विस्तारित कर सकते हैं और समावेशी कर सकते हैं। 4C अंग्रेजी में कहावत है 4C, कम्युनिज्म, करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन। ये 4 है, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद उससे कम है, लेकिन ये 4C जो है कास्टिज्म, कम्युनिज्म, ये कास्टिज्म, कम्युनिज्म, करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन, अपराधियों का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण, ये हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंज है और इस पर हम सबको वर्क करना चाहिए। मैं अपना अनुभव से बताता हूँ। कितने दिनों का नतीजा रहा है, छात्र भी रहा, शिक्षक आंदोलन का सिपाही भी रहा। शिक्षक संघ का जब चुनाव लड़ रहा था, और कोई भी चुनाव होते हैं उसमें जाके सबसे पहला डिलीट करने के बाद ही करते हैं अपने साथियों से कोई क्या अपराध क्या रहा हो। जब हमारी ये हालत है तो और लोगों की क्या हालत है। क्रिमिनलाइजेशन का हर कोई समर्थन नहीं करेगा पॉलिटिक्स, लेकिन उसका सहारा सब कुछ लेगा। राजनीति का समाजीकरण हो गया है और ये में आपकी बातों को रखना, अपनी बातों को रखना, राइज ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वंशवादी राजनीति का उत्थान, ये आजकल के लोकतंत्र का बहुत बड़ा चैलेंज है। ये अभिनव पहले भी था, लेकिन वंशवादी राजनीति का जो उत्थान अभी हो रहा है वो अपने आप में लोकतंत्र को चैलेंज है। प्रॉपर्टी में गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट और अस्पता ये सब दूसरा चैलेंज है। टेररिज्म तीसरा चैलेंज है। तो इन पर हम लोगों को ध्यान देना, हमारे शासन को, हमारे डेमोक्रेटिक शासन को एक चैलेंज है। एक चैलेंज ये है कि भारत कोई भी शासन के लिए, खासकर डेमोक्रेटिक शासन में पार्टिकुलर डेमोक्रेटिक शासन को कम्युनिकेटिव होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव संवाद करना चाहिए। कम्युनिकेटिव का मतलब संवाद, आप अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें। आप लोग मांगे रख रहे हैं, हम पूरा करने के लायक नहीं, तो आप कहेंगे कि अभी आपकी सारी कम्युनिकेटिव उस स्तर का नहीं होता है। हमारे कुदरत के प्रति, हमारी गरीबी के प्रति, हमारे एम्प्लॉयमेंट के प्रति संवेदनशील होना चाहिए कि जनता का ये दुख सही है, जनता दुखी है, उसका कोई उपाय करना चाहिए। अगर लोकतंत्र को अपनाना है तो हमारे लोकतंत्र को कम्युनिकेटिव, सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव, आपकी आवाज, आपके डिमांड के प्रति, आपके दुख के प्रति हमको जवाब देना चाहिए, हमको उत्तरदायी, हमको उत्तर देना चाहिए। तो यह देना debate, discussion and mission. 3D: debate, discussion and mission are very cardinal principles of democracy. जनतंत्र का, लोकतंत्र का यह भारतीय महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि विवाद कीजिए,
डिस्कशन कीजिए, एग्री टू डिसएग्री, और सहमत होइए कि मस्ट एग्री। इस पर हमारे लोकतंत्र को अभी भी स्पेस देना, डिसेंट एंड सिविल प्रोटेस्ट, असहमति और नागरिक प्रतिरोध को जो स्पेस डेमोक्रेसी में होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ। और अगर आप डिसेंट प्रजातंत्र का कवच, सेफ्टी वॉल ऑफ डेमोक्रेसी इज डिसेंट। डिसेंट को महत्व दीजिए, विपक्ष को महत्व दीजिए, डिसएग्रीमेंट को महत्व दीजिए, और तभी हमारा, अगर आप इनको महत्व नहीं दे रहे हैं, अगर आप डिसेंट को दबा रहे हैं, इसका मतलब आप लोकतंत्र के विस्तार को रोक रहे हैं, आप लोकतंत्र को समावेशी होने से रोक रहे हैं। लेकिन मैं एक साथ यह भी पसंद देता हूँ कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, संवैधानिक मर्यादा में होना चाहिए, कानून को तोड़कर, कानून को लाल करके और व्यवस्था फैलाकर प्रोटेस्ट नहीं। एक चीज मैं और चैलेंज के रूप में लेता हूँ, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा जीवन आता है, कितनी जल्दी हम मर जाते हैं, कितनी जल्दी, कितना जल्दी जीते हैं, बच्चों का जन्म और उसका मरण शामिल है, हमारा स्वास्थ्य शामिल है, हमारा शिक्षा शामिल है, हमारी गरीबी, हम दरिद्रता से ऊपर है कि दरिद्रता से नीचे हैं, यह हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट करता है। और इस क्षेत्र में अन्य देशों को आप देखें तो भारत का स्थान 140 के बीच में पहले कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत पीछे है, बांग्लादेश से भी पीछे है। हम बांग्लादेश हमारे बाद में 77 में अस्तित्व आया, ह्यूमन डेवलपमेंट के शिक्षा के क्षेत्र में, मृत्यु दर के क्षेत्र में, महिलाओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। तो इस पर हमें और इंडेक्स को बढ़ाना चाहिए। लोकतंत्र को सिर्फ लोकतंत्र शासन नहीं है, लोकतंत्र शासन संचालित होने के लिए एक एलिमेंट्स हैं। रोड जो बन रहा है वो लोकतंत्र को मजबूत करेगा, बिजली है लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, खेती के साथ रहे लोकतंत्र को मजबूत करेगा, वैज्ञानिक साथ रहे लोकतंत्र को मजबूत करेगा। इसी से ह्यूमन इंडेक्स बढ़ेगा। तो ये चीजों पर अभी भी हमारे सामने ये चुनौतियां हैं। बढ़ती विषमता का विश्व हमारे लोकतंत्र के महत्व को खोखला है। ठीक है, विषमता सर्वव्यापी, अमेरिका में विषमता है, इंग्लैंड में भी है, फ्रांस में भी है। विषमता कोई ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ, लेकिन गुणात्मक फर्क है। हमारी विषमता अमीरों और गरीब के बीच का फासला बहुत अधिक है। ठीक है, लेकिन पिछले 2 दशक में हमने अति दरिद्रता के लेवल को ऊपर आए, हमारे अति दरिद्रता थी, उस लेवल को हमने बहुत बार किया। अति दरिद्रता के लेवल को, सीमा को हमने क्रॉस किया है। गरीबी को हम खत्म नहीं कर पाए हैं, और गरीबी किसी भी शासन प्रणाली के लिए बहुत बड़ा विषय है। क्या कर सकते हैं कि हमने अपनी दरिद्रता को पार किया है, लेकिन हमारे यहाँ अमीरों और गरीबों की फासला, ये हम आप देखते भी हैं, बल्कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है और यूएनडीपी का रिपोर्ट है, वो भारत को उस श्रेणी में रखता है जो जहां अमीरों और गरीबों के बीच में संपत्ति के विभाजन, संपत्ति के बीच में अधिक फासला होता है। गरीबी और विषमता ये हमारे लिए बेरोजगारी
उसी का भरोसा। बेरोजगारों की लगातार बढ़ती संख्या और बेरोजगारों की समस्या विकराल होती है। इसी को देखते हुए कुछ लोगों ने कहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ है, हालांकि उनका हमेशा साफ नहीं है। उन्होंने भी कहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत के होंगे और उनका मंशा साफ नहीं थी। लेकिन बांग्लादेश में तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, तो वहाँ पर इस्लाम साहब कहते हैं कि स्टूडेंट रिवॉल्यूशन, आई डोंट थिंक इट इज, लेकिन छात्र की स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट तो जरूर है। तो या नहीं भी हो सकता। अगर आप नौजवानों को बहुत एम्प्लॉयमेंट का बहुत खराब करेंगे, कुछ विद्यालय को जितने प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं वो सब के सब सड़क पर कितने पकड़ा, कितने लोग। इसलिए बेकारी की समस्या को गंभीरता से, अंत में मैं एक चीज और कहूंगा, हमारे पॉलिटिकल पार्टी की भूमिका इज ऑल्सो वांटेड इन गेटिंग आवर डेमोक्रेसी सक्सेस। लोकतंत्र की जो भूमिका है, ये सभी जो हमारे राजनीतिक दलों की जो भूमिका हो रही है, आप अभी देख रहे हैं लोकसभा में डिबेट हो रहा है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करें या नहीं हो। रूलिंग पार्टी या रूलिंग ग्रुप और अपोजिशन दोनों गाड़ी के दो पहिए के समान है। दोनों को चलाने के लिए दोनों को मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, जो सत्ता पर है उसकी जिम्मेवारी हो, उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए। बहुत से लोग हैं पहले से लोग कंसेंसस पर चलना है, सेंस ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, कंसेंसस का अभाव हो रहा है। बजट पर भाषण नहीं हो रहा है और पर भाषण उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना होती है, रेप होता है, मर्डर होता है, तो इंडिया लेवल में सारे लोग पहुंच जाते हैं। राजस्थान में होता था तो कोई रेप बिहार में हुआ वही रेप है, यूपी में हुआ वही रेप है, उत्तर प्रदेश में मर्डर हुआ, मरा तो व्यक्ति थी, औरत को मर्डर, तो आपके प्रति उसकी संवेदना क्यों बढ़ जाती है? जहां आपका शासन नहीं है क्यों संवेदना हो है? आपने अभी देखा बांग्लादेश की घटनाओं पर, वहां के खास वर्ग को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, और इंडिया ब्लॉक आपने किसी का आपने एक भी सब उसका कंडेम करते हो क्यों बना? यह तो हमारा एक पक्षीय दृष्टि है। आपने यहाँ हमारा हमारे यहाँ हमारा तो सब ये जो चीजें हैं, ये लोकतंत्र को ये सुख नहीं है। इसमें विरोधी दल और सत्ता पक्ष दोनों की रोल में भूमिका में खामियां हैं। लोकतंत्र के लिए सुख नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करनी चाहिए। एक मिनिमम चीजों पर सहमति होनी चाहिए। सहमति बनाने की जिम्मेदारी भले सत्ता पक्ष ज्यादा हो, लेकिन सहमति होनी चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, सेंस ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये चीजें तो ये तो नतीजे जो आपने नतीजे हैं वो चुनाव में, उन नतीजों से मैं इस चैलेंज को अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ। लेकिन हम लोगों को लोकतंत्र में एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली के रूप में आस्था रखनी चाहिए। डेमोक्रेसी की बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आज अभी तक खड़ा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, दुनिया के किसी भी फिलोसोफर और दार्शनिक ने नहीं बताया कि लोकतंत्र से बढ़िया भी कोई अल्टरनेटिव है, लोकतंत्र से अच्छा भी कोई शासन प्रणाली है, आज तक किसी ने बताया है। इस सर्वोत्तम शासन प्रणाली को बनाए रखना चाहिए, इसमें हमें आस्था रखनी चाहिए, इसके दुर्गुणों को दूर करना चाहिए, इसके नतीजों को दूर करना चाहिए। इसके लिए आपने
कोई चतुराई नहीं है, बुद्धिमत्ता हो, तो लोकतंत्र के इफेक्ट्स को दूर करने की सामूहिक प्रयास होने चाहिए। तभी हमारा एक और है, लोकतंत्र हमारा कभी खत्म नहीं होगा। हम लोगों का प्रयास, अधिक प्रयास हम करेंगे, हमारा शासन पार्टी करेगा, पॉलिटिकल पार्टी करेगा, उतना ही धीरे धीरे मजबूत होगा। और वह हमने देखा कि सभी देशों में, खासकर दक्षिण एशिया के देशों में, इंडिया भारत एक अकेली उम्मीद है, यही लोकतंत्र को रखा है, रखेगा और यही से अन्य लोगों को समझ आपने मुझे पैसे मेरी बात उनको सुना और मैं कॉलेज के बाद और संयोजक को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित करके पाठ किया है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारत का लोकतंत्र भारत के समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों की प्रधानता को केंद्रित करता है और हमारा सांस्कृतिक मूल्य है सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। चर्चाधीन विषयों के विभिन्न तथ्यों को आपने उभारा है, सम्यक दृष्टि प्रदान की है और ये सभी आयाम और आपकी दृष्टि प्रसंगाधीन है, प्रासंगिक है और इस मंच का उद्देश्य है। भोजनावकाश का समय होने जा रहा है और भोजनावकाश से पहले समय संतुलन का ध्यान रखते हुए मैं इस संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भारती सेहता, प्राध्यापिका राजनीति विज्ञान विभाग, बी आर अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय को आमंत्रित करना चाहूँगा।